हेलो प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है, शुद्ध अशुद्ध क्या होता है, मिश्रण क्या होता है और मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं। आज और विलयन के बारे में पढ़ा था, तो एक बार हम विलयन फिर से रिवाइज करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि विलयन क्या होता है, जब विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। जैसे आप एक गिलास पानी लीजिए और उस पानी में नींबू को मिला दीजिए। नींबू पूरी तरीके से उस पानी में मिल गया, तो इस प्रकार जो प्राप्त हुआ आपको, उसको हम कहेंगे विलयन। जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे हम कहते हैं विलेय, और जो अधिक मात्रा में होता है उसे कहते हैं विलायक। जैसे जो पानी है वो क्या होगा, विलायक होगा, और जो नींबू होगा वो क्या होगा, विलेय होगा। अब ये जो विलयन होता है इसके कुछ उदाहरण होते हैं और इसके कुछ गुण हैं कि पहले विलयन जो होता है वो कैसा होता है, समांगी होता है। उसके बाद इसके जो हम इसके कणों को आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो आंखों से आप बिल्कुल इसको नहीं देख सकते हैं। जैसे अब नींबू के जो कण होंगे वो आपको पानी में घुलने के बाद नहीं दिखाई देंगे, तो इस प्रकार इसके जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर। तो इसलिए ये आंखों से नहीं देखे जा सकते। अपने छोटे आकार के कारण जो इनका आकार इतना ज़्यादा छोटा होता है कि उसकी वजह से ये गुजर जाती हैं एक परत से दूसरी परत में, तथा ये प्रकाश को फैलने नहीं देते हैं। और जब छानते हैं इनको, जैसे छन्नी से जब आप छानते हैं तो इसको हम अलग भी नहीं कर सकते हैं। जैसे पानी से नींबू के कण को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं और उसमें पूरी तरीके से मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से विलयन के गुण याद कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सांद्रता की। सांद्रता देखिए क्या होता है। सांद्रता मतलब किसी पदार्थ की मात्रा किसी चीज में कितनी है। सांद्रता किसको बताता है, पदार्थ की मात्रा को। और इस आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, तनु, सांद्र या संतृप्त घोल। तो तनु, जैसे अगर आप एक गिलास पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच चीनी डालिए, फिर दूसरा कोई 1 गिलास पानी ले और उसमें 2 चम्मच चीनी डालें, तो जो 2 चम्मच जिसमें पड़ा उसमें चीनी की सांद्रता अधिक होगी, चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी। तो जिसमें मात्रा ज़्यादा होगी उस विलयन को हम कहेंगे सांद्र, और जिसमें कम होगी उसको हम बोलेंगे तनु। क्रियाकलाप आप एक बार पढ़ के देखेंगे कि आपको क्या चीज़ें समझ में आई और क्या नहीं आई। जो नेक्स्ट है वो है निलंबन। आइए हम बात करते हैं निलंबन क्या होता है। निलंबन क्या होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको समझा रही हूँ। एक गिलास पानी लीजिए आप और उसमें मिट्टी को घोलिए। आप पाएंगे कि जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से जल में नहीं घुला, वो नीचे बैठ जाएगा। इस प्रकार जो मिश्रण प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे विषमांगी मिश्रण, और इसके कणों को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये निलंबित जो कण होते हैं उन्हें आंखों से देखा जा सकता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पहले तो इसमें आप देखिए क्या लिखेंगे। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। अंतर लिखेंगे, अंतर अभी बताया। समांगी मिश्रण के जो कण होते हैं इतने छोटे होते हैं कि उन्हें विलयन से अलग नहीं किया जा सकता, जबकि विषमांगी मिश्रण में कणों को हम अलग कर सकते हैं। उसके बाद आप ये भी लिखेंगे इसका आंसर, विलयन, निलंबन तथा कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अभी कोलाइड को आपको बता दिया जाएगा, विलयन और निलंबन तो अभी आपको बताया गया है। और ये क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन आपको मैं लगवा दूंगी, ठीक है। तो फिलहाल जो समझने का टॉपिक है आप उतना समझिए, और जो लिख सकते हैं उसका नोट्स लिखना है। अब कोलाइड क्या होता है भाई, अब हम लोग कोलाइड के विषय में थोड़ा सा यहाँ से पढ़ेंगे।
कोलैड एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलैड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं तथा ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि होती है अपकेंद्रीकरण तकनीक, उसके द्वारा इनको हम अलग कर सकते हैं। जैसे बच्चों एक उदाहरण मैं दे रही हूँ। आपके घर में मलाई निकलता है। जब मलाई निकलता है तो आप क्या करते हैं, मंथने का काम करते हैं, और जब मथते हैं तो देखते हैं उससे घी निकलने का काम होता है। तो इस प्रकार ये जो विधि है, जो मथने का काम आप करते हैं, इस विधि को ही बोलते हैं हम लोग अपकेंद्रीकरण तकनीकी। देखिए बच्चों क्या होता है कि जो विषमांगी मिश्रण होते हैं, विषमांगी मिश्रण को हम कई विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। क्योंकि चूंकि विषमांगी मिश्रण है तो वो अलग अलग रहेगा और आप उसको कई विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जैसा कि एक क्रियाकलाप दिया हुआ है 2.4 के विषय में हम आपको बताना चाहते हैं कि एक बीकर जल लें, बीकर के मुंह पर वॉच ग्लास रखें कुछ इस तरीके से। ये एक बीकर है और ये एक वॉच ग्लास है। ये वॉच ग्लास है, ये बीकर है। कुछ बूंद स्याही वॉच ग्लास पर डाल दें। अब हम क्या करें, इंक को इसके वॉच ग्लास के ऊपर रख दें, थोड़ा सा 2-4 बूंद डाल दें। तो जब क्या होगा, हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं, इसलिए क्या किए हैं, वॉच ग्लास पे डाले हुए हैं। आप देखेंगे कि वॉच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। वाष्पीकरण आप जानते हैं, जब गर्म करेंगे तो कोई भी चीज़ क्या होगी, वाष्पीकृत होगी। और हम इसको तब तक गर्म करेंगे जब तक ये वाष्पीकृत हो रही है। वॉच ग्लास पर कोई परिवर्तन दिखता है आपको? अगर कोई परिवर्तन दिखता है तब हम उसको क्या करेंगे, गर्म करना बंद कर देंगे। ये क्या है, एक क्रियाकलाप है और इस क्रियाकलाप में आप क्या करेंगे, आप इसको अपने घर पे भी कर सकते हैं, करके देखेंगे और इस पे जो विचार करेंगे वो मुझे बताएंगे। इस विचार के अंतर्गत 3 विचार हैं कि आपके विचार में वॉच ग्लास पर से किसका वाष्पीकरण हुआ। तो इंक आपने डाला था तो वाष्पीकरण किसका हुआ, आप ये बताएंगे। क्या वॉच ग्लास पर कोई अवशेष बचा, मतलब आप देखेंगे कि जिस पर आपने स्याही डाला उस पर किस कलर का वॉच ग्लास हो गया या फिर क्या शेष बच गया। क्या आप प्रतिपादित करेंगे क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है। इट मीन्स अगर इसमें कुछ मिला होगा, जैसे आप पूरा का पूरा नीला कलर वाष्पीकृत हो गया, वॉच ग्लास पर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्याही एक शुद्ध पदार्थ है। लेकिन वॉच ग्लास पे कुछ रह गया और कुछ चीज़ें इसमें से वाष्पीकृत हो गई, तो इस प्रकार ये क्या होगा, एक मिश्रण होगा। इसमें कुछ क्रियाकलाप दिए हैं, आप उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो नहीं समझ में आएगा उसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक है नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। बच्चों जैसे नमक है और नमक है और उसमें क्या लिया है आपने, कपूर लिया है।
तो अगर नमक और कपूर एक साथ मिल गए तब आप उसको कैसे अलग करेंगे, उसके लिए यहाँ पर हमें अध्ययन करना है। एक विधि होती है बच्चों, आज उसी विधि को यहाँ पर पढ़ना है। कपूर को गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे एक किस अवस्था में बदल जाता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है। नमक और कपूर के मिश्रण को कैसे अलग किया जाएगा, तो एक विधि है बच्चों ऊर्ध्वपातन। हम नमक और कपूर के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है, ये आपने क्या है, बर्नर है, स्ट्रीट लैम्प मान लीजिए, उसके ऊपर आपने एक पात्र रखा, चीनी मिट्टी की प्याली है ये, उस प्याली में क्या किया, नमक और कपूर का मिश्रण डाल दिया। जब इसको हम गर्म करेंगे तो पाएंगे कि जो कपूर था वो गैसीय अवस्था में बदल गया और जो बचा वो यहाँ पर किनारे पर प्याली के जमा हो गया। इसके ऊपर एक कीप रख देंगे जिससे हमें पता चल जाएगा, और यहाँ पर रुई रख देंगे। जब रुई रख देंगे तो ये पैक हो जाएगा और जो कपूर वाष्पीकृत होगा वह बाहर न जाके हमारा यहाँ तली पर प्राप्त हो जाएगा। ये जो कपूर का वाष्प है बच्चों, वही क्या हुआ, जब ठंडा हो गया तो कपूर के रूप में यहाँ पर ठोस अवस्था में प्राप्त हो गया। और नमक कहाँ गया, नमक आपका क्या होगा कि यहाँ पर जो नीचे सतह है वहीं पर रहेगा, जबकि कपूर वाष्पीकृत होकर प्याली के जो कीप है इसमें बैठ जाएगा। इस प्रकार आप कपूर को अलग कर लेंगे और नमक को अलग कर लेंगे। इसी प्रकार बहुत सारे पदार्थ जैसे अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासिन है, इन सभी को भी हम ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं। अन्य बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं बच्चों जिनको हम ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे।